हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए हैं 1951 टू 52 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। कैसे जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट आई, कैसे आईएनसी जो है वो एक मेजर पार्टी बन के आई और कैसे कैसे सारी चीजें जो है वो हुई। ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट ने हमें बोला है कि मतलब हिंदी में हम ज्यादा वो करें। आपको जो स्टडी मटेरियल होगा, जो पीडीएफ्स होंगे, वो सारे जो है वो हिंदी में ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इससे आप घबराएं नहीं, मैं आपको पूरी तरह से हिंदी में ये डिस्कस करूंगी। मैं पूरी लेमन लैंग्वेज यूज करती हूँ। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत आपको शायद आप रिलेट नहीं कर पाते हो। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े टफ हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादातर जो है वो हिंदी का ही यूज करूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्शन जो होने हैं तो उससे पहले जो तैयारी है वो कैसे कर रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है। आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी है हमारे पास। इंटरिम गवर्नमेंट तो पहले की बनी थी 1946 की। उसी से जो है हमारे पास एक पोर्टफोलियो आए थे अलग अलग सबके पास, और उसी से जो है वो गवर्नमेंट चल रही थी अभी तक। आप बोल सकते हो कि संविधान बना, इतना टाइम लगा संविधान बनने को। हमारे संविधान जब हमारा बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब वो हमारा बन जाता है, तो आपने देखा है कि लोगों ने बहुत मेहनत की है। जो हमारे नेताज हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब मिनिस्टर्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी संविधान बनाने में। सारे के सारे एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड। इवन एक एक के पास दो दो तीन तीन डिग्रीज थी। ऐसा कोई नहीं होगा जो अनपढ़ होगा, आपने देखा होगा। तो जो संविधान बना रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे और इतना बड़ा उन्होंने मतलब एक राष्ट्र बनाया, एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो एक आप बोल सकते हो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक यूनियन बनाया उन्होंने, एक संयुक्त राष्ट्र बनाया हमारा भारत देश। तो उनको कितनी मेहनत लगी होगी। अगर आप आज के कंपैरिजन और पहले के कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिनिस्टर्स थे उनमें कितना डिफरेंस था। उस टाइम का एक भी नेता अगर इस टाइम पे होता तो वो कितना वेल एजुकेटेड होता। आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर अकेले ही कितने ज्यादा, आप बोल सकते हो उनके पास तीन चार बहुत ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास। तीन चार तो नहीं, आई थिंक 10-11 डिग्रियां थी उनके पास। तो वो इतने इंटेलिजेंट इंसान थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो एकदम से अपने दिमाग में रखना है कि उस टाइम के इतने इंटेलिजेंट नेता थे हमारे पास और उन्होंने संविधान बनाया और बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है, हमें उनका काम बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा संविधान बना के हमारे सामने पेश किया। 1950 में हमारा संविधान बन गया है, संविधान इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक बहुत बड़ी बात जो थी हमारे देश के लिए होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट थी हमारे पास अभी तक। अब बात आई कि इलेक्शन होने चाहिए, और जब पहली बार इलेक्शन होंगे हमारे पास तो उसके लिए हमारे पास हमें बॉडीज चाहिए। इलेक्शन करवाता कौन है, तो हमारे पास 1950 में 25 जनवरी 1950 में जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पास। ठीक है। मतदान आयोग जो होता है ये। ठीक है। तो ये जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, फॉर्म हुआ। ठीक है, 1950 में। तभी तो 25 जनवरी को जो है वो क्या बनाया जाता है हमारे पास, इलेक्शन नेशनल वोटर डे बनाया जाता है। ठीक है। 25 जनवरी को हमारे पास क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था। और पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे पास, सुकुमार सेन। ये आपको लर्न करना है। कौन थे हमारे पास, सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे पास, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर। ठीक है। ये थे हमारे पास। और ये जो है आपके पास कब तक सर्व किया इन्होंने, 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक इन्होंने सर्व किया। ये सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, पहले ऑलरेडी इंडिया के सिविल सर्वेंट थे, उसके बाद ये इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुकुमार सेन। जब ये इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन जो थी वो 1 मेंबर बॉडी होती थी। मतलब अभी के टाइम पे तो 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्शन कमीशन आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा
तो अभी के टाइम पे हमारे पास ज्यादा मेंबर होते हैं, लेकिन पहले क्या था, सिर्फ एक मेंबर बॉडी थी और उसका एक मेंबर कौन थे ये, दैट इज सुकुमार सेन। बाकी भी नीचे के पोर्टफोलियो थे, लेकिन इनकी जो मेन बॉडी थी इलेक्शन कमीशन की, तो मेन हेड एक ही होता था, दैट इज योर इलेक्शन कमिश्नर। तो वो कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, ये बात हो गई। आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ। 25 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे एक दिन पहले। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, यहीं पे 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा, 2011 से मनाया जाने लगा है। और इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया है, 324 में दिया है, 324 नंबर आर्टिकल में दिया है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए। फिर हमारे पास आ गया कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे। वो क्या सिविल सर्वेंट थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में थे पहले, हाँ बिल्कुल वो इंडियन सिविल। और उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी होती थी वो कितने मेंबर की थी, एक ही मेंबर की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बन गया। अब इलेक्शन कमीशन बन गया है तो इलेक्शन कमीशन पे क्या जिम्मेदारी होगी, सोचो जरा। इलेक्शन कमीशन पे आपको पता है अभी भी क्या जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी होती है कि उसने वोट करवाने हैं। ठीक है, वोट करवाने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ के, एक तो उसने वोट करवाने हैं हमारे पास मतलब लोकसभा के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो विधानसभा होती है, जो हमारी राज्य स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं, उनके वोट करवाने हैं। फिर राष्ट्रपति के वोट उन्होंने करवाने हैं। फिर उपराष्ट्रपति के वोट भी कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी किस पे थी, इलेक्शन कमीशन पे थी। ठीक है, आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लिया, आर्टिकल 324 इसके साथ डील करता है और सारी चीजें देख ली। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस किस के वोट ये करवाते हैं। ये करवाते हैं लोकसभा के इलेक्शन, ये करवाएंगे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ये करवाएंगे। उस टाइम पे क्या क्या जिम्मेदारी थी ये बता रही हूँ। ठीक है, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन लोकसभा के इलेक्शन करवाएगा, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करवाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के करवाएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कौन करवाएगा हमारे पास, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन क्या है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन हमारे पास क्या है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसलिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, संविधानिक आप बोल सकते हो, एक तरह से संविधानिक वो है हमारे पास ये। तो संविधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे पास इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन के पास है बहुत ज्यादा काम। बन तो गया इलेक्शन कमीशन हमारा, अब इनके पास है बहुत ज्यादा काम, क्योंकि इनको सबसे पहले भारत की जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, और कितने लोग जो हैं वो 21 साल से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बन गया, लेकिन ये वोट कौन दे सकता है, जो 21 साल से ऊपर हो। क्योंकि 21 साल एक अच्छी एज होती है जब बंदे को पता होता है कि हमारे हित में है या नहीं है। 18 साल मैं यह बोल सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ कि 18 साल वाला बच्चा जो है वो अभी इतना मेच्योर नहीं होता है कि 21 साल मतलब इज अ गुड एज फॉर मतलब वोट करने के लिए। 18 साल में तो किसी को भी दे दो उठा के, हमें क्या लेना देना सरकार से, जो मर्जी है। ठीक है, तो 21 साल जो था वो वोटिंग देने वाला मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी वो 21 साल वाले लोग, हर कोई जो है वो वोट दे सकता था 21 साल से ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें करने के लिए पहले तो भारत की जनसंख्या 35 करोड़ के लगभग थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे 35 करोड़ के लगभग जो जनसंख्या थी हमारे पास, उसको क्या करना था, उसको सबको एक जगह पे रखना था हमें, मतलब सेंसस करवाने पड़ने थे, मतलब जनसंख्या जनगणना करवानी पड़नी थी हमें। जब जनगणना करवाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो 21 साल से ज्यादा हैं और कौन कौन लोग जो है वो वोट दे सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, तो फर्स्ट हमारी जो सेंसस हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 की जो सेंसस हुई है, तो आप बोल सकते हो कि इतनी ज्यादा वाइड नहीं हो पाई वो, क्योंकि हर जगह जाना इज नॉट पॉसिबल। इंडिया में कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे हम जा भी नहीं सकते थे। तो यही चीज है कि एक मोटा माटी जो भी है वो हमारे पास क्या हो गई, जनसंख्या जनगणना जो है वो हो गई। ठीक है, जब जनगणना हुई है तो हमें पता चला है कि हमारे पास इतने परसेंट जो है वो वोटर हैं हमारे पास। ठीक है,
और उन वोटर्स में से इतनी परसेंट लेडीज हैं, इतने परसेंट ये हैं, तो थोड़ा बहुत इन्होंने क्या लगाया, एक एस्टिमेट लगाया कि इतने परसेंट जो है, मतलब 47% जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, जितने भी अडल्ट फ्रेंचाइजी से, मतलब 21 साल से ऊपर जो हैं। ठीक है, ये चीज हो गई कि इतने परसेंट लोग वोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास और क्या चैलेंज आएगा, चैलेंज ये आएगा इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई कितने लोग जो हैं वो लेडीज जो हैं, उन क्या होता था कि लेडीज की डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि लेडीज स्कूल नहीं जाती थी ज्यादातर, और गांव में ऐसा था कि बाकी भी नहीं जाते थे, जैसे लड़के भी जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। तो जब स्कूल नहीं जाते थे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो थे वो नहीं बनते थे कि कब जन्मे हैं, कब क्या हुआ है, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती थी, किसी को अपने पेरेंट्स के नाम याद नहीं होते, तो वो पता ही नहीं लगा पाते कि कब ये पैदा हुए हैं, कब इनकी, तो उनको एज अ रेफरेंस लेते थे कि जैसे ये इसकी पत्नी है तो ये वोट के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे करके जब उन घर वालों पे जिन पे आश्रित हैं वो अभी, उनके अकॉर्डिंगली उनको ऐड किया गया वोटिंग लिस्ट में कि ये वोट दे सकते हैं। और फिर एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, है ना। जैसे अभी भी अगर आप जाओ वोट देने के लिए तो क्या होता है, वोटिंग लिस्ट में नाम आता है पहले हमारा कि वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है ही नहीं तो आप वोट ही नहीं दे सकते हो, है ना। तो आप देखते हो, चेक करते हो, वो सारे आते हैं कि किस किस का वोटिंग लिस्ट में नाम है। अभी भी ऐसा होता है हमारे इंडिया में कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, और वोटिंग लिस्ट में नाम देखते हैं हमारा, फिर हम वोट देने के काबिल बनते हैं कि हम वोट दे सकते हैं अपना। ठीक है, तो वैसे ही पहले ये था कि वोटिंग लिस्ट में नाम आना था सबका कि कौन कौन वोटिंग लिस्ट में नाम आया है किसी का, तो सबको ऐड करना था। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में जो है वो साक्षरता नहीं थी, ज्यादा लोग पढ़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो गया हमारे पास कि इनको ये इनके लिए चैलेंज हो गया था बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन के लिए कि कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे लोगों को मतलब वोट सिखाएंगे कि वोट देना है, आपको वोट करना है, ये सब चीजें कैसे क्या करना है। तो ये सारी आप बोल सकते हो एक चैलेंज आ गया था इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, तो चैलेंज आ गया, इससे तो लड़ना है। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है 1950 का। ये आपको मतलब आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है एक बार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है, ये एक्ट में क्या क्या बोला गया था मैं वो बता देती हूँ आपको। इसमें फिक्स किया था कि सीट्स कितनी होगी। ठीक है, सीट्स जो थी, नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के लिए जो थी, ठीक है, वो यहाँ पे फिक्स की थी। ठीक है, इसी हमारे पास एक्ट में कि कितनी सीट्स जो होंगी वो लोकसभा की होंगी, कितनी सीट्स जो होंगी हमारे पास जो असेंबलीज हैं हमारे पास, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारे पास की, विधानसभा जो है उनकी, ठीक है, उनमें कितनी सीट्स होंगी, कौन कितनी सीट्स के लिए लड़ेगा, ये सब चीजें जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में डिसाइड हुआ। अब यहाँ पे एक और एक्ट आता है, दैट इज, अब दूसरी बारी आती है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यही सेम, ऑफ पीपल एक्ट 1951, 51 में आता है, सेम ही, मतलब इसका दूसरा पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट ही आता है। अब इसमें फिक्स हुआ सीट्स कितनी होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है आपकी, मतलब वोट लड़ने के लिए जो आपके पास होता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं कि हमारी सीट यहाँ से इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक स्टेट होता है उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यू, जैसे हिमाचल की जो है तो वो 4 हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो वैसे जैसे पंजाब की कितनी है, तो वैसे अलग अलग की कितनी होती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, यूपी की बहुत ज्यादा हैं। तो वैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कितने भी लोग लड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग पार्टी के लोग जो है वो इकट्ठे, जैसे यहाँ से कांग्रेस भी खड़ी हो गई, यहाँ पे बीजेपी भी खड़ी हो गई, यहाँ से आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बंदे लड़ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज भी डिसाइड हुई थी 1950 के एक्ट में कि भाई कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी हमारे पास, भारत में कितनी है या एक स्टेट में कितनी है, और उन स्टेट पे कितनी सीट्स जो है मतलब हमारे पास अवेलेबल हैं, और सीट्स पे कितने लोग लड़ेंगे अभी डिसाइड नहीं हुआ था। तो 1951 के एक्ट में ये सब डिसाइड हुआ कि कौन खड़ा हो सकता है। क्वालिफिकेशन देखी कि क्वालिफिकेशन क्या है कि कौन जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन बताई कि कौन जो है वो खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन के लिए जो है वो
नहीं अपना पर्चा भर सकता है, ठीक है। फिर इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, ये सब दिखा कि कंडक्ट कैसे कराए जाएंगे इलेक्शन, इतने बड़ा देश है, ठीक है। फिर पोल कितने कितने होंगे, पोल कहाँ कहाँ होंगे, पोल का एक्सपेंस कितना होगा, कितना खर्चा आएगा हमारे पास। फिर वोट जो है वोटिंग कैसे होगी हमारे पास, बैलेट पेपर जो है वो कैसे होंगे, वोटिंग कौन कौन मतलब काउंटिंग कौन करेगा वोटिंग की, ये सब चीजें जो है वो डिसाइड हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा हमारे पास कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में क्या आया, 1950 में बोला कि कहाँ से कितनी सीट लड़ेंगे, लोकसभा की कितनी सीट होंगी, विधानसभा की कितनी सीट होंगी, स्टेट लेवल पे कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी हमारे पास, ये सब चीजें जो है देखी हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है हमारे पास, जैसे कि कहाँ से लड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें देखी। ये सब चीजें होने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि उसके बाद आप बोल सकते हो कि दूसरा जब आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, मतलब उसी का दूसरा पार्ट आया 1951 में। 1951 में जब ये आया तो उसमें बोला गया कि भाई कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन लड़ सकता है, जैसे कि अब मैं खड़ी हो जाऊं तो मेरे को बोलेंगे कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो वैसे क्वालिफिकेशन देखी कि कौन इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। दूसरा बोला कि कौन इलेक्शन, दूसरी क्या है कि डिस्क्वालीफाई किस बेस पे हो सकते हो आप, आपको जो है इतनी इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लड़ सकते हो। वोटर की बात नहीं हो रही है, इलेक्शन कौन लड़ सकता है उसकी बात हो रही है। फिर बोला कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाए जाएंगे, पोल कहाँ कहाँ होंगे, पोल पे एक्सपेंस कितना होगा हमारे पास, बैलेट पेपर कैसा होगा, इवन ये सब चीजें देखी कि किस वेस की, किस मॉडल पे, रशिया के मॉडल पे हम करेंगे कि फ्रांस के मॉडल पे, कैसे हम जो है वो वोटिंग करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि वोटिंग गिनेगा, काउंटिंग कौन करेगा, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे प्री डिसाइडेड हो रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 में ये सब डिस्कस हो गया कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, कौन वोट खड़ा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई इलेक्शन होने से पहले। अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ गई कि चलो ठीक है, इंडिया में साक्षरता नहीं थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई कितनी सीट पे चुनाव होंगे, पहले ये डिसाइड हुआ, फिर एससी के लिए कितनी दी थी, एसटी के लिए कितनी दी थी, ये सब चीजें यहाँ पे डिसाइड हुई। फिर उसके बाद विमेंस जो है वो कितना वोटिंग उसमें पार्टिसिपेट ले रही हैं, ये सब चीजें। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूपीएससी ये नहीं पूछ सकती कितना, लेकिन हाँ स्टेट का अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे ये चीजें पूछ सकते हैं कि कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन हमारे पास हुआ था 489 सीट के लिए, ठीक है। हमारे पास इलेक्शन जो हुआ था वो कितनी सीट्स के लिए हुआ था, लोकसभा की 489 सीट के लिए लोकसभा की इलेक्शन हुआ था हमारे पास, ठीक है। उसमें से 72 सीट जो थी हमारे पास वो एससी के लिए रिजर्व थी, और 26 सीट जो थी हमारे पास वो एसटी के लिए रिजर्व थी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे मुस्लिम जो वो चीज जो थी वो मुस्लिम लीग मांगती थी, तो अब तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो रखा है, तो अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। मुस्लिम जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी लड़ रहे हैं और कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। तो ये हो गया हमारे पास 489 सीट, जिनमें से रिजर्व जो थी वो इतनी सीट थी हमारे पास 72 एससी के लिए और 26 एसटी के लिए, ठीक है। ये बात होगी लोकसभा की। अब बात करते हैं स्टेट असेंबली की। हमारे पास स्टेट्स में क्या हो रहा था, हमारे पास स्टेट असेंबली में टोटल सीट 3, कितनी सारी स्टेट तो थी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बहुत ज्यादा होंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3283 3283 जो थी वो सीट्स थी, ठीक है। किसके लिए, हमारे पास स्टेट के लिए, ठीक है। उनमें से 477 सीट्स जो थी वो एससी के लिए रिजर्व थी, ठीक है। और 192 सीट्स जो थी हमारे पास वो किसके लिए, एसटी के लिए रिजर्व थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जे एंड के जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था इसमें, ये भी सबसे बड़ी बात है। जे एंड के ने फर्स्ट इलेक्शन में जो है वो एक्सक्लूड था, वो पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर रहा है। 45% वुमेन वोटर थी हमारे पास, थी, दिए कितनों ने ये नहीं बोल रही हूँ,
कितनी थी वुमेन पार्टिसिपेशन, तो दैट इज 45% जो थी वो वुमेन वोटर थी हमारे पास। और टोटल वोटर जो है, मतलब वुमेन्स की अगर परसेंटेज निकाली है वो बोल रही हूँ एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। टोटल जो वोटर्स थे, टोटल जो वोटिंग दे सकते थे, वोट कर सकते थे, दैट इज 49%, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास। तो आप एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए कि हमारे पास क्या क्या हो रहा था। देखो 489 लोकसभा की टोटल सीट थी, ठीक है, लोकसभा की सीट थी। देन उसके बाद हमारे पास 72 एससी के लिए रिजर्व थी, 26 एसटी के लिए रिजर्व थी, ठीक है। ये लर्न कर, स्टेट्स के लिए कितनी थी, 3283 सीट्स थी हमारे पास। 477 सीट एससी के लिए रिजर्व थी, 192 एसटी के लिए। विमेंस जो थी वो टोटल वोटर कितनी थी, 45%। अब कितनों ने दिया ये अलग बात है, लेकिन कितनी थी। और टोटल वोटर कितने थे, 49% वोटर थे इंडिया में, जितनी भी पॉपुलेशन थी उसके 49% क्या थे हमारे पास, वोटर थे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। देखो आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको हिंदी में क्लियर कर दूंगी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑन 25 अक्टूबर 1951 एंड कंटिन्यू टिल, यहाँ पे देखो 15 अक्टूबर बोल सकते हो आप इस डेट को, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे, पर 25 अक्टूबर लिखा है। 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 से लेके 19, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे 15 अक्टूबर से बात होनी शुरू हो गई थी इलेक्शन होने की। यहाँ से लेके 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 दो उसमें हुए हमारे इलेक्शन, 2 गोल में हुए थे। ये फर्स्ट था राउंड, ये सेकेंड राउंड, मतलब खत्म हुए इलेक्शन हमारे पास हेल्ड। इलेक्शन जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के उसके ऊपर हुए थे कि 21 साल से ऊपर वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल पार्टीज कितनी थी, 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारे पास और 489 सीट्स थी, ठीक है। और 489 सीट पे कैंडिडेट कितने थे, देखिए 1874, 1874 कैंडिडेट जो थे वो लड़ रहे थे इतनी सीट्स के लिए। अब टोटल पॉपुलेशन हमारी 36 करोड़ थी, ठीक है। उनमें से इतने करोड़ लोग जो थे वो एलिजिबल थे वोट के लिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये 45% बनता है, लेकिन किसी और रिपोर्ट में लिखा है हमारे पास कि 49% वोटर जो थे वो इंडिया में वोट देने के लायक थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगी नहीं, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है इनका हमारे पास कि कितने परसेंट वोटिंग करनी थी क्या नहीं थी, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने इलेक्शन जो है वो जीते थे। बाकी पार्टीज भी थी हमारे पास जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट जो है वो वोटिंग करी थी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जब वोटिंग हुए थे, इतनी पॉपुलेशन ने वोट किया था, तो 45.7% वोट हुई थी, बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी। अगर 49% आपके पास टोटल वोटर है, उनमें से 47% वोट कर रहे हैं, तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए और पार्टीज जो थी साथ साथ में जो खड़ी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, वो देख लीजिए आप हमारे पास कौन कौन सी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन के आई थी, यहाँ पे 45%, देखो 364 सीट्स। बाकी तो बिल्कुल कम, यहाँ पे आप देख सकते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत कम, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा बिल्कुल ही कम, 0.94%, ठीक है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट जो थे वो थोड़े मतलब अलग अलग थे। मजदूर, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये जो थी मेन पार्टीज थी जो कि थोड़ा बहुत खड़ी रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में। 2-2 3-3 सीट्स आपने देखा कि सीट्स ली हैं इन्होंने, 4-4 5, कईयों ने 16 सीट्स ली है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो ये थोड़ी बहुत इनके सामने खड़ी भी रही थी, लेकिन आप देखोगे कि कुछ पार्टी तो बिल्कुल ही अलग, जिन्होंने जिनको बिल्कुल भी जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, ऐसी पार्टीज भी थी इस टाइम पे, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप देखोगे कि ये जो पार्टीज के मैंने नाम दिए हैं यहाँ पे, तो इनके हेड कौन थे, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है कि किसने फाउंड किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ जो कि बाद में चल के भारतीय, ये जो हमारे पास अभी की है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनी थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने
फाउंड की थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छोड़िए, किसान मजदूर पार्टी आपने देखनी है किसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे B.R. अम्बेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, JP कृपलानी हो गए, और उसके अलावा राम मनोहर लोहिया वगैरह हो गए, इन सब ने क्या किया था कि अपनी अलग पार्टी बना ली थी, ठीक है। इन सब ने क्या किया है, अपनी अलग पार्टी बना ली है, क्योंकि इनको नेहरू जी के साथ, INC के साथ फॉर्म नहीं बनाना है कोई, तो इन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में फिर से ही INC के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि ये ठहर ही नहीं पाए कांग्रेस के सामने, ठीक है। तो ये रिजल्ट आए थे। आपके पास एक और चीज मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन जब फॉर्म हुआ था, उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, लोग, मैंने बताया था कि साक्षर नहीं थे, तो जब वोट करने जाएंगे तो उनको नाम तो पढ़ने आएंगे नहीं, तो वहां पे आया था सिंबल, सिंबल से रिप्रेजेंट करने का, ताकि ये भी आप बोल सकते हो कि सिंबल से रिप्रेजेंट करके इलेक्शन दिए थे, वोट किए थे, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि आप देखो, कोई आपके यहाँ बूढ़ा होता है, कोई जो जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं कि भाई इसका चुनाव निशान जो है वो टीवी है, तो आप टीवी पे मोहर लगा दीजिएगा, तो वो टीवी को ढूंढता है, हाँ ये टीवी लग रहा है, तो टीवी पे मोहर लगा देता है, तो वो चीज ज्यादा याद रहती थी जो साक्षर नहीं थे। तो इसलिए सिंबल का यहाँ पे यूज हुआ, और सिंबल से जो है वो पार्टीज जो है वो इन्होंने वोट जो है वो की, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू टुक ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 15 अगस्त एंड हैज, ये तो पहले ही ले लिया था इन्होंने, जब 15 अगस्त तभी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के, लेकिन आफ्टर जनरल इलेक्शन इन्होंने मतलब INC के फुल मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन के आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो है हमारी कांग्रेस पार्टी अंडर नेहरू लीडरशिप जो है इलेक्शन होते हैं, और फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बन के आती है, INC, ठीक है। अब इंडिया क्या है, रिपब्लिक। देखो बाकी 14 पार्टी जो थी वो ये थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नेशनल पार्टीज थी ये सारी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, अलग अलग ग्रुप थे ये, मार्क्सिस्ट और यूकर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कृषकर लोक पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी है, रेवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी है। ये सारी चीजें जो हैं वो, ये सारी पार्टी जो थी नेशनल पार्टी थी जो हमारे पास आई थी, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आपको मेजर जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसके हेड थे B.R. अम्बेडकर, शेड्यूल कास्ट के लिए तो वही लड़ेंगे, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो पार्टी है हमारे पास, उसके हमारे पास हेड थे, दैट इज योर B.R. अम्बेडकर। सोशलिस्ट पार्टी के जो हेड हैं हमारे पास, दैट इज योर राम मनोहर लोहिया एंड जगत प्रकाश। ये आपको बहुत याद रखने वाली बात है कि इसके हेड कौन थे, राम मनोहर लोहिया एंड जगत प्रकाश, ठीक है। उसके बाद किसान मजदूर प्रजा पार्टी का बता देती हूँ मैं, इसके जो थे दैट इज JB कृपलानी, ये खुद हार गए थे, लेकिन सुचेता कृपलानी इनकी वाइफ जो थी वो इलेक्शन जीत गई थी। तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी के मतलब फाउंडर कौन थे, दैट इज योर JP कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो है, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मैंने आपको बताया था दैट इज योर भारतीय जनसंघ, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है वो फाउंड किया था, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनी है, ठीक है। 17 अप्रैल फर्स्ट लोकसभा हमारी कब बैठी थी, हमारी फर्स्ट लोकसभा बैठी थी दैट इज योर 17 अप्रैल, हमारी फर्स्ट लोकसभा बनी थी 17 अप्रैल 1952 को, और इसने काम करना शुरू किया था 13 मई को जो है वो काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारी मर्ज हुई है लोकसभा जो है वो डिसमिस हुई है, दैट इज 4 अप्रैल। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 1957 को, और फिर से इलेक्शन हुए, फिर से जवाहरलाल नेहरू जो है वो अगेन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही अच्छा ऑरा था उनका, एक बहुत ही मतलब क्रिज्मेटिक एक लीडर थे जिनको लोग चाहते थे कि वो रिप्रेजेंट करें इंडिया को, और इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज लाई अपनी,
अभी आज आपने देखा कि कैसे इलेक्शन जीते हैं वो, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो वोट से जीते हैं, तो बहुत अच्छे मार्जिन से ही वो वोट जीते थे। उसके बाद उनका कैबिनेट बना था। कैबिनेट के बाद उन्होंने जो है वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। वो सब हम चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उनकी पॉलिसीज कैसी थी, इकोनॉमी को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके, और फॉरेन पॉलिसीज कैसी थी, जिनकी वजह से इंडिया जो है वो एक मजबूत राष्ट्र बन सका कोल्ड वॉर के दौरान। क्योंकि आपको पता है अमेरिका और हाँ, अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर जो है, उनमें कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद जो टाइम था कि किस पार्टी में जाना है, हमें अमेरिका का साइड लेना है या यूएसएसआर का साइड लेना है, उस टाइम पे नेहरू जी ने स्टैंड लिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नेहरू इरा में क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे पास चीजें हुई हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया है और आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे फोटो डाली है, तो ये प्राइम मिनिस्टर, ये हम आपके पास फर्स्ट इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी, नॉट आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1952, ये है हमारे पास फर्स्ट इंटरिम, क्योंकि फर्स्ट ही पूछा जाता है मेनली एग्जाम्स में। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें कौन कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, कौन क्या था, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये फर्स्ट तो पूछते ही पूछते हैं, तो ये आप थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आपको ये मैंने जो होमवर्क दिया है कि मेन मेन किसने ये पार्टीज बनाई थी, ये आप देख लीजिएगा। थोड़ी बहुत मैंने बता दिया आपको, और उसके अलावा हमारे पास बाकी सारे फैक्ट्स आपने क्लियर कर लिए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। थैंक यू सो मच।